नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व यानी कि आम चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ काफी राज्य चुनाव से फ्री हो चुके हैं। और अगर यूं बात करें तो 164 सीट अब बची हुई हैं, जिसमें बचे हुए 3 चरण में पूरी होनी है। मुकाबला काफी रोचक और ये कहें कि चुनाव काफी दिलचस्प है। विश्लेषकों के अनुसार अब तक जो हमने चर्चा की है हर चरण के बाद में, तो एक बात जरूर निकल के आई कि जो साइलेंट वोटिंग है उससे बेचैनी हर तबके में, हर राजनीतिक दल में है कि होगा क्या। और जब नींद उड़ती है तो स्थितियां उड़ जाती हैं, अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि क्या कुछ होगा। अब की बार एग्जिट पोल भी, उस पे भी काफी कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि वाकई क्या स्थितियां हैं। तो इससे जाहिर है कि कोई लहर जैसी चीज नहीं है, लेकिन अब अंडर करंट कितना चल सकता है, क्योंकि चुनाव में हमने देखा पहले चरण के चुनाव में मुद्दे कुछ और थे, वहां से होते होते डाइवर्ट होते हुए चौथे चरण तक बहुत कुछ स्थितियां बदल गई। और चौथे चरण के चुनाव प्रचार समापन के ठीक एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने सियासी पारे को और चढ़ा दिया। तो चले हम चर्चा करेंगे कि इन 4 चरण का क्या इम्पैक्ट है, क्या स्थितियां देखी जा सकते हैं कि चौथे चरण में एक यूनियन टेरिटरी और 9 राज्य यानी कि 10 राज्य और 96 सीट, उसी के साथ चौथा चरण संपन्न हो चुका है मतदान के लिए। तो हमारे साथ पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं। ओम जी, किस तरह से देखते हैं इस बार चौथे चरण तक? कहीं कुछ लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जो बिल्कुल पीक पे जा रहा हो और बिल्कुल उस मुद्दे की चर्चा के लिए लोग मुरीद हों कि हाँ बिल्कुल हमें सुनना चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है? या चुनाव ही अपने आप में एक मुद्दा बन गया है कि जो बिल्कुल डाइवर्ट होता जा रहा है? नहीं योगेश जी, ऐसा नहीं है। बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दोनों तरफ के मुद्दे बड़े स्पष्ट रूप से आए हैं और बिगिनिंग से, प्रारंभ से, जैसे इंडिया गठबंधन का ये अपना एक दाव किया। समझते हैं कि संविधान संकट में, डेमोक्रेसी संकट में, उससे मुक्ति इस वर्तमान शासन से उसके होकर उनका अपने आर्गुमेंट। इसी तरीके से वर्तमान शासन का ये आर्गुमेंट है कि विकास के रास्ते में ये विपक्ष अपने आप में घोड़ा बना हुआ है और भानुमति का कुंबा बन के अपने किस्म से बातें कर रहा है, जिससे कोई शायद सिर पैर नहीं, लेकिन उनके जवाब मिले हैं, उनके जवाब मिलते गए हैं। यूं कह सकते हैं कि जो इससे सबसे ज्यादा इफेक्टिव, जिससे इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो है वह समाज का वह हिस्सा जो कमजोर है, जिसके लिए चर्चा की जाती है कि महंगाई से या बेरोजगारी से वही सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। वो बोल नहीं रहा, वो रैलियों में इकट्ठा हो रहा है, उसके माध्यम से आप अंदाज लगा सकते हो। साथ साथ में एक बात और है कि इन सब चीजों को दिखाने के लिए जो एक मीडिया जो अपने आप में बड़ा पावरफुल रहा है, वो इनको नहीं दिखाता, अलग तरीके से दिखाता है। पोर्टल्स दिखाते हैं तो पता लगता है कि उनके इम्पैक्ट कितने जबरदस्त हैं। तो ये चुनाव बहुत प्रभावशाली तरीके से लड़ा जा रहा है, तो इसके मेरा ख्याल है कि बड़े शानदार अंजाम होंगे इसमें। जैसे मुख्यमंत्रियों का गिरफ्तार होना, मुख्यमंत्रियों का अंतिम उस पर जमानत से बाहर आना, फिर इलेक्शन लड़ना, ये सब बातें हुई कि क्या क्या जिनका प्रयोग पहले नहीं देखा हम लोगों ने। ऐसे नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता जेल में बैठे हैं और उसके साथ साथ में इलेक्शन हो रहा है और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी हो रही है और ये सब चल रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सुस्त नहीं है, ये बड़ा उत्साह वाला और बड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा उस तरीके से, क्योंकि उस तबके के पास में जुबान नहीं है जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है वर्तमान स्थितियों के अंदर, बेरोजगारी से, महंगाई से और इन सारी बातों से। तो इसलिए उसको देखने के लिए हमें बड़ा डीपली जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वोटिंग बिहेवियर से हम अंदाजा लगाते हैं कि परसेंटेज बढ़ गया है तो एक बात होती है, घट गया है तो एक बात होती है, उनके पुराने उन सब चीजों को लेकर के तखमीना लगाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बड़ा जीवंत है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ खामोश। बिल्कुल। राजीव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चौथे चरण तक चलते चलते मुद्दों के चरण भी कुछ डगमगा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या जा रहा है, और करंट इश्यूज हैं। आज हम भी दावा नहीं कर सकते कल ये मुद्दा होगा, पता नहीं क्या मुद्दा निकल करके आ जाए, क्योंकि कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल का एक स्टेटमेंट था कि उनके साथ मारपीट कर दी केजरीवाल के पीए ने। और चुनाव
और जेल का तो मुझे लगता है कि बहुत गहरा संबंध राजस्थान हिंदुस्तान की सियासत से रहा है। हमने बहुत पढ़ा है, ये तो अब थोड़ा सा कम हो गया। उस समय जब छोटे बच्चे थे तो मैगजीन्स में पढ़ते थे, बिहार यूपी के तो बाहुबलियों की तस्वीरें आती थी मुस्कुराते हुए। एक बार का तो मुझे ध्यान है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अल्पमत में थी, तो उन बाहुबलियों की क्या खातिरदारी हो रही थी, उनके क्या बड़ी मैगजीन में उनके फोटोग्राफ्स थे कि सत्ता की चाबी इनके हाथ में। इस तरह की स्थितियां भी बनते हुए हमने देखा है। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है कि अगर आपके आरोप के बाद सजा अगर तय कर दी गई है और आप जेल में चले गए, तो फिर आपकी सदस्यता भी चली गई साथ में। पहले तो चलता रहता था, जेल में से बैठ के चुनाव जीतते हुए देखे, ये हिंदुस्तान की राजनीति ने ये करवट भी लेते हुए देखा है। लेकिन अभी क्या लगता है कि मुद्दों से भटकाव, या वाकई मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, या इसी तरह से चलेगा, या कुछ लगता है कि वास्तव में वापस से 5वें और 6ठे चरण 7वें चरण तक लौट करके वापस लौटेंगे मुद्दों पर? देखिए योगेंद्र जी, मुद्दे तो चुनाव में रहते ही हैं। जैसा भी बता रहे थे ओम जी भाई साहब की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये मुद्दे। तो मेरा तो ऐसा मानना है, मैं पिछले कई चुनाव 6-7 चुनाव देख चुका लोकसभा के, तो हर चुनाव में ये एक शाश्वत मुद्दा रहता है, महंगाई और बेरोजगारी का। 2004 में भी जब वो कांग्रेस या यूपीए सत्ता में आई, तो उसने जो बीजेपी एनडीए सरकार थी वाजपेयी की, उसके खिलाफ यही मुद्दा उठाया था, वो सत्ता में आ गए थे। और 2014 में भी भाजपा जब सत्ता में आई, तो उसने भी यही मुद्दा उठाया महंगाई का, कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार जो सरकार, उस तरीके के उसके स्लोगन थे। वही मुद्दा ये है। तो ये, और आने वाले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, तब भी यही बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन इन मुद्दों पर मंच से जब हमारे जिन नेताओं की स्पीच सुनते हैं, तो उनसे बिल्कुल ये मुद्दे गायब दिखते हैं। करप्शन का जरूर आ रहा है आजकल, करप्शन पे वापस लौट रही है गाड़ी। हाँ, ये शाश्वत मुद्दे हैं। आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी चुनाव होंगे, ये मुद्दे हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो चुनाव से पहले, काफी पहले मतदाता 1-2-3 महीने पहले एक अपना मन बना लेता है। वो कोई 10-15% मतदाता ऐसे होते हैं जो इन चुनाव के मौके पर अपना मन बनाते हैं, या जो भी है, जो लोग पार्टियों की नीति देखते हैं, उम्मीदवार का देखते हैं, मतलब कई तरीके से कई लोग अपना वोट देते हैं। कई जगह पार्टी को नहीं देखते, उम्मीदवार को देखते हैं। अब तो पिछले काफी समय से जाति, धर्म, समाज, इनके भी वो भी होता है, इनको भी देखता है कई मतदाता। तो इन सब चीजों में मुद्दे होते हैं। लेकिन एक आप ये मान के चलिए, जो 30% मतदाता है, वो दोनों पक्षों के पास हैं, वो उनके पक्के वोटर है, वो उनको देते हैं। बाकी का जो बचा वोटर है, वो वक्त के साथ अपना मुद्दे देखता है, पार्टियों के, पिछली सरकारों के कामकाज देखता है, और चीजें देखता है, जिस तरीके से उम्मीदवार उसने कौन सा दिया, या करंट में किस रूप में चीजें सामने आई, किस दल की नीतियां उसको ठीक नहीं लगती हैं, या किसकी बदलाव देखता है, किसमें उसके पक्ष में चला जाता है। ये चीजें होती हैं। तो चुनाव परिणाम ही ये इन चीजों को बताएगा। उसके बाद जब अपन विश्लेषण करेंगे नतीजों का, कि किन मुद्दों पर किस तरीके से मतदाता ने कहाँ बिहेव किया। अब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। एक अब ये राष्ट्रीय चुनाव है, तो उस रूप में भी एक पूरे देश में, या पूरे जैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दो उस रूप में हम विभाजित कर लें, तो कि उत्तर की हवा किधर जाएगी, दक्षिण की किधर जाएगी, या पूरे देश की कहीं मिली जुली चीज आए सामने, वो नतीजे पे ही डिपेंड करेगा कि नतीजे के हिसाब से। लेकिन जहां तक मुद्दे, और आज जो चौथे चरण का चुनाव हुआ 96 सीटों का, उसके बाद आप ये देखिए कि करीब करीब देश भर में 70% सीटों पर मतदान हो चुका। 30% सीटों का मतदान बचा है, जो 3 फेज में और हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हर चरण में, इस बार चरण जो देख रहे हैं हम, इसमें लंबा पीरियड दिया गया है, अंतराल काफी 6-7 दिन, 8 दिन का भी हो रहा है अंतराल, एक फेज से दूसरे फेज में। तो 8 दिन में तो मुद्दे भी बदल जाते हैं, नई चीजें भी सामने आ जाती हैं। जैसे भी आपने जिक्र किया कि चौथे, उससे पहले एक मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए पैरोल या अंतरिम जमानत दी गई, तो उस रूप में वो बाहर आए। आज वहां भी घटना स्वाति मालीवाल की हो गई। अब उसी रूप में कहीं ना कहीं, जैसे मणिशंकर अय्यर का एक बयान आया कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो आज प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार किया कि हम चूड़ियां पहना देंगे। तो बहुत सा मतदाता, बहुत सा वर्ग ऐसा भी होता है योगेंद्र जी, जो इन चीजों से खुश होता है। वो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो मणिशंकर अय्यर के बयान से खुश हो रहा होगा,
दूसरा वर्ग ऐसा है जो प्रधानमंत्री के बयान से खुश हो रहा है। तो वो उस रूप में मतदाता अपना मत देता है, और ये मुद्दे चीजें हैं जो कुछ मतदाताओं को जरूर आकर्षित करते हैं। जी बिल्कुल। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। अक्सर जनता ये हम नेताओं के मुंह से सुनते हैं मंच से कि जनता है सब देखती है और जनता सब जानती है। वाकई जनता जानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब देख रही है। मैं देखने से मेरा जुड़ा हुआ मुद्दा है कि महंगाई, बेरोजगारी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जो आम जनता के मुद्दे होते हैं। जनता कितना देख पाती है इनको? क्योंकि चौथे चरण तक आपको लगा ऐसा कि हाँ जनता सब कुछ देख रही है और सब जानती है? देखो योगेंद्र जी, चौथे चरण के बाद जो चुनाव हुआ है, इससे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि अब ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं, मोदी वर्सेस जनता हो गया है। अब ये जनता निपटा रही है सारा खेल को। अब जनता को क्या दिया रोजगार में, क्या महंगाई में दिया, जनता की स्थिति किस तरह से क्या है, इसका मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। गुजरात का, वहाँ एक इफ्को नाम से सोसाइटी, सहकारिता मंत्री खुद अमित शाह देश के, इफ्को है, जिसमें 130 सीटों के चुनाव हुए अभी 2-4 दिन पहले। तो उन्होंने क्या हुआ कि अमित शाह ने अपने आदमी को भी खड़े किया और एक माँ सहकारिता के जनक माते उन्होंने किए। तो 130 में 114 सीट ले गए वो। कितना अब जनता ने किस प्रकार से गुजरात में निपटाया, आप इस बात को देख ले। देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह मुकाई प्रदेश, और जनता समझ रही है कि प्रधानमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, 6-7 मंत्री गुजरात के, सब समझ रही है। अब जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस गुजरात का हो गया कि महाराष्ट्र बंबई से बड़े बड़े ऑफिस गुजरात कहाँ ट्रांसफर कैसे हुए हैं, ये जनता ही समझ रही है। जहां आप देखें कि बंगाल सबसे बड़ा देश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश सीटों के लिहाज से, उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रदेश, वहां आप हालात देख लें, वहां बुरी तरह से कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से चुनाव में घटने की नजर आ रही है। अब आप दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र 48 सीट पे, और वहां 41 सीट इनके पास थी, लेकिन आज वही स्थिति देख लें। उद्धव ठाकरे को लोग यहाँ तक कहने लगे, बताए कि ये तो अटल जी जैसा बोलते हैं, अगर ये मराठी ना बोल के हिंदी बोले तो ये आदमी अटल जी जैसा बोल रहा है। तो ये स्थिति देखिए। तीसरा स्टेज आ जाता है फिर बंगाल 42, इनकी 18 सीट टाइम है, वहां 18 से घट गई जनता। अब कांग्रेस को जो प्रचार में लगी हुई थी, कांग्रेस का जो खेमा इंडिया गठबंधन का लगा हुआ है, उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि हमारा इस तरह से माहौल बदल जाएगा। और अब माहौल किसने बदला? जनता ने। आप बिहार देखने के लल्लन सिंह हार रहे हैं, आज गिरिराज सिंह बुरी तरह फंस गए। आज जो इस फेस में 4th में चुनाव हुआ है, नीतीश कुमार के बाएं हाथ पूरी तरह से। तो ये सब जनता ने ही तो मैसेज दिया है। अब अगर यहाँ बची हुई 30% में कुछ बड़ा न हुआ, विशेषज्ञों की माने कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, ये बता रहे कि पुलवामा जैसा कोई ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत बड़े डैमेज में 175 सीट बता रहे कि 175-200 तक जाकर भारतीय जनता पार्टी टिक रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला के 310, दोनों मिला के 310-20 बता रहे हैं। और जो अन्य जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं या और दल हैं, वो बाकी उनको बता रहे हैं। अब इनमें दोनों बांट लें, कितना मोदी बढ़ेंगे, कितना कांग्रेस बढ़ेगी, 320-30 में। तो ये जनता ने खेल किया है सर। जनता मुद्दे समझ रही है, जनता भाव समझ रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, जनता देश की स्थिति समझ रही है, और जनता जनता ये समझ रही है कि किसान के साथ क्या हुआ है, जनता ये समझ रही है कि कर्मचारी के साथ क्या हुआ है, जनता बेरोजगारों की भी समझ रही है, लेकिन वो मूक है। अब ये चुनाव आप इसका एनालिसिस कर ले, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस तो रहा ही नहीं, ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी हो गया। और अब जनता किस तरह पलटी खवाएगी आप देख लेना ही। तो जनता तो बड़ी, चलिए तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा सर। लेकिन आप तो कह रहे हैं कुछ चीजें हैं। देखिए 2-3 चीज मैं देख पा रहा हूं। मैंने पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो के दौरान चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नहीं देखा, अखबारों में दी। दूसरी बात, चैनल पे अखबारों में व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू देना, वो भी एक ये हो सकता है कि उनको लगता है कि हम पब्लिक लीडर हैं और पब्लिक के
अखबार चैनल से बात नहीं करेंगे तो फिर बात किससे करेंगे? तो राजीव जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो मैं देख रहा हूं थोड़ा सा तेवर बदला हुआ, अखबारों में इंटरव्यू, उनके चैनल्स पे, रोड शो में तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि कभी पीएम ने नहीं दी, अमित शाह जी दे रहे हैं। तो इससे क्या अटैचमेंट पब्लिक की तरफ, या जो बात कर रहे हैं प्रमोद जी उसका कहीं बह? देखिए चौथे ये चरण बात के आते आते ये स्थितियां देखी मैंने। देखिए इसके पीछे मैं जो समझ रहा हूँ कि एक तो जैसे अरविंद केजरीवाल की जब वो अंतरिम जमानत हुई, उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया भाजपा पे, वो खासकर एक प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि ये तो 17 सितंबर के बाद रिटायर हो जाएंगे और अमित शाह को बना देंगे और योगी जी को निपटा देंगे। तो उस अकेले अरविंद केजरीवाल के उस बयान से भाजपा एक असहज हुई कहीं ना कहीं। उसके जो टॉप लीडरशिप है भाजपा की, प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन तीनों नेताओं को बयान देना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा, मतलब ये इस तरीके से। तो विपक्ष में कहीं ना कहीं जो एक धारदार तरीके से जिसने आक्रामक रवैया अपना के भाजपा को घेरने का काम किया, वो अरविंद केजरीवाल ने किया। तो अरविंद केजरीवाल एक जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता के तौर पे, मतलब उनका जिस तरीके से वेलकम भी किया गया इन विपक्षी दलों ने उनके लिए अंतरिम जमानत का और उनके प्रचार का, तो उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं एक धारदार तरीके से जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, विपक्षी दलों में सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ही ऐसे रहे। अभी जैसे प्रमोद जी बता रहे हैं कि जनता वर्सेज ये हो गया, ये तो जनता तो है ही, जनता अपना निर्णय देगी और दे रही है और आने वाले समय में देगी, और उसका नतीजा जो आएगा वो 4 जून को आएगा। तो उस चीज पे तो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी 10 साल का जो शासन रहा भाजपा का, तो इसमें निश्चित रूप से मानिए कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इतने लंबे पीरियड की होती होगी सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति, लेकिन विपक्ष ने भी किस रूप में, जब उसको लगा कि जनता ही कहीं ना कहीं इनको बदलना चाहती है, तो उस रूप में वो आए। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कांग्रेस कहीं भी आक्रामक रूप से सामने नहीं आ पाई। जब चुनाव लड़ना चाहिए, जो क्षेत्रीय दल जरूर अपने अपने इलाकों में दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, या और अन्य राज्यों में हो। मतलब आप देखिए उड़ीसा में भी बीजेपी, जैसे अभी कहा प्रमोद जी ने कि ये तो चुनाव अपने आप बन गया, ये कांग्रेस की इसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है। मैं राजस्थान में देख पा रहा था, राजस्थान में जो सीट थे उसमें इस तरह की उलझने बनी। जी ओम जी कुछ कह रहे हैं। मैं कहता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट में स्वीकार ही नहीं कर सकता हूँ जिस काम को 10 साल में राहुल गांधी ने किया है, चीजें एस्टेब्लिश करके पूरे मुल्क में फैलाई है। ये सब तो इंडिया गठबंधन तो उसके माध्यम से बने सारे। तेजस्वी उसके माध्यम से हासिल हुआ, अखिलेश उसके माध्यम से हासिल हुआ, स्टालिन उसके माध्यम से हासिल हुआ, केजरीवाल जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता उसको भी हासिल किया, और 7 सीटों पर साथ में लड़ रहे हैं वो लोग। आपको ये नहीं लगता है कि इसके अंदर आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं ओम जी, आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी से ज्यादा मेहनत तो ईडी और सीबीआई ने की इसके लिए? ये तो किसने इस्तेमाल किया इन इंस्टीट्यूशंस का? इसी की वजह से तो संविधान का खतरा, डेमोक्रेसी का खतरा, ये सब बातें हुई। अगर प्रधानमंत्री जो अभी बोल रहे थे 3 दिन पहले कि टेम्पो में और उसमें भर भर के पैसा भेज दिया इनके पास में, तो इनके बोलती कैसे बंद हो गई? इस तरह की जुबान इस मुल्क में कभी किसी प्रधानमंत्री ने बोली है? आप इसको अनुकरणीय कह रहे हैं क्या? आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें कंडेम करना चाहिए कि दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर। अगर आप हमें प्रशंसा नहीं करनी है, खामखा प्रशंसा नहीं कर सकते। जिस चुनाव को स्टार्ट किया, एक बात जानना चाहूंगा। देखिए राहुल गांधी लगातार तीसरे चरण तक खूब सभाएं संबोधित की, खड़गे भी कर रहे हैं, कांग्रेस के नहीं सारी पार्टियों के नेता, जैसे राजीव जी अभी कह रहे हैं। मेरा सवाल भी है आपसे कि अरविंद केजरीवाल के चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने के ठीक 1 दिन पहले वो जेल से बाहर आते हैं और उनके भाषण ने एक नई बहस पैदा कर दी, और बहस का मतलब यह है कि बाकायदा सभा स्थल से निकल करके अर्जेंट प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी अमित शाह साहब को। इसमें सुधांशु त्रिवेदी को तुरंत उसका बहुत ज्यादा मैसेज गया है कि सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं जा रहा है अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो अमित शाह साहब को करना पड़ा। जी इसीलिए करना पड़ा, टॉप लीडरशिप को करना। मैंने पहले ही कहा, बिल्कुल। सुधांशु अध्यक्ष, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, ये तीनों बड़े नेता हैं भाजपा के,
इनको अरविंद केजरीवाल जैसे जो कि बहुत छोटे दल के नेता है, उनकी बात को सफाई देनी पड़ी, तो उससे कहीं लगा कि पार्टी कहीं ना कहीं तो ऐसा मेरा सवाल तो ये ओम जी, मेरा सवाल है, जो राजीव जी ने बात कही, मेरा सवाल भी था आपसे यही, लेकिन इलेक्शन के चौथे चरण को आते आते जो धार दी है इन्होंने, अब इसमें एक ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे बीजेपी में उनकी दुखती रग पे उन्होंने हाथ किया लगाया कि देखिए हम सहला रहे हैं आपको, तो वो थोड़े से खुश हुए कि चले हमारी किसी ने तो फिक्र की इलेक्शन में जिस कुछ बातें तो आ रही है सामने। दूसरा एक नई बहस को पैदा कर दिया उन्होंने। अभी मैं देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चले अमित शाह साहब ने ये तो कह दिया कि प्रधानमंत्री वही रहेंगे, लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ को लेकर के चर्चा नहीं की है उन्होंने फिर काउंटर किया इसी को लेकर के। तो आपको लगता है कि ये 3 जो चरण बचे हैं इसमें अरविंद केजरीवाल और धार देंगे? देखिए हम गांव में अक्सर सुनते हैं, छोटे बच्चे थे कि नहीं कहना चाहिए, वो माफ करिएगा, मैं उन शब्दों का यूज भी नहीं करूंगा, महिला के लिए उससे बड़ी कोई गाली नहीं होती। अब अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बड़ी तो कोई सजा नहीं हो, जेल में चले जाएंगे। तो आपको लगता है कि अंतरिम जमानत जो मिली है इसको पूरी तरह भुनाएंगे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल देखिए, ये तो एक माध्यम मात्र है। ये सारी बिछायत जो ये सियासी बिछायत, ये बिछायत तो उस इंडिया गठबंधन की है जिसने इंडिया गठबंधन बनाया है, और राहुल गांधी और प्रियंका और खड़गे इसके लीडर रहे हैं, और उन लोगों ने इन सब लोगों को इकट्ठा किया है, इसको भी इकट्ठा किया है, केजरीवाल को भी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को समान रूप से भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या कहते रहे। आप इनके स्टेटमेंट देखिए ना, जब ये फंस गए चारों तरफ से तो इनको समझ में आया कि जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे, तो आपकी औकात क्या रहेगी? आप इस तरह से बोलना थोड़ी चलेगा। फिर उसके बाद में तो आपको तमीज से बोलना पड़ेगा, वरना तो बैठे हैं ना, जैन साहब बैठे हैं, वो दूसरे साहब बैठे हैं, तीसरे साहब बैठे हैं, इनको इनकी मिल गई तो मिलने के साथ में बोले हैं। कब बोले हैं? और कौन बचा के लाया? सिब्बल बचा के लाए या फिर कोई और बचा के लाए ना? मनु सिंह, ये लोग बचा के लाए ना, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने पेश किया ना सारा। तो इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, और प्रधानमंत्री के जो एक, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में पैदा हुई थी, उसको जिस तरीके से तहस नहस करके और ये इकट्ठा करके जिस तरीके से रख दिया है, ये अपने आप में बड़ा खतरनाक काम हुआ है। डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए ही भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री हमें मिले हैं अभी, वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, और जो गृह मंत्री मिले हैं वो जिस तरह की भाषा बोलते हैं, तो सचमुच में बड़ा है, वो लग रहा है उसको इंडिया गठबंधन ने चारों ओर से घेर लिया। अब ये मुझे लगता है कि 4 जून को जो कुछ आप दृश्य देखेंगे बहुत अजीब दृश्य होगा। लोगों को, भक्तों को विश्वास नहीं होगा कि क्या हो गया, क्योंकि जनता ने इस कदर अपना काम किया है, इस कदर अपना वो दिखाया कि 272 तो मेरा ख्याल है कि 5वें चरण में ही, चौथा निकल के 5वें में ही टच हो जाएगा, चीजें बड़ी साफ हो जाएंगी। क्योंकि सरकार को तो पता होता है, प्रधानमंत्री को इस बात का पता है, इसीलिए वो भूल गए कि कैसे बोलना चाहिए। अडानी और रिलायंस के मुकेश अंबानी को देखिए 4 जून की हम बात कर रहे हैं। 4 जून को मेरे को पता नहीं क्यों मेरी एक सिंपैथी है बेचारी ईवीएम के प्रति होती है, हर बार ही होती है वो, उसकी जरूर चर्चा होगी उस दिन, वो क्या रहती है। क्योंकि मुझे ध्यान है, मैं खेत सिंह जी राठौड़ साहब का इंटरव्यू किया था जब मैं 97 में, जब किसी अखबार को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, तो राठौड़ साहब से मैंने पूछा मैं कि साहब इलेक्शन आ रहा है 98 वाला, तो आप इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे संस्मरण हो। तो झालानी साहब ने मुझे कहा था कि राठौड़ साहब से इनसे बात करिए, पहला चुनाव से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब जब पहली बार वोटिंग हो रही थी तो लोग अपने जूते उतार करके और बैलेट पेपर को दोनों हाथों से पकड़ के यूं जैसे वो कर रहे हो कि जय हो आपकी, बाकायदा ही हो, मतलब एक रेस्पेक्ट, डेमोक्रेसी को इतनी पवित्रता कायम रही है, आज भी है वो। तो ईवीएम का भी लगता है राजीव जी हाथ तो जोड़ ही रहे होंगे कि अब तेरी कृपा हो तो हमारा कुछ हो सकता है कैंडिडेट। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक चीज कहता हूँ कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे, ये राजनीतिक दल और उनके राजनेता इतने होशियार और मतलब चतुर होते हैं कि दोनों मतलब हारने का भी बयान तैयार रखेंगे और जीतने का भी बयान तैयार रखेंगे कि ये जीते तो क्यों जीते और हारे तो क्यों हारे। जैसे आप ईवीएम को कह रहे हो, ठीक रहा, तो बहुत से लोग, मेरे को अच्छी तरह याद है कि 2014 का चुनाव था लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में बसपा पूरी तरह साफ हो गई थी, उसका एक भी कैंडिडेट नहीं जीता था। तो मायावती तुरंत मतलब मीडिया के सामने आई, उन्होंने अपना बयान दिया, उन्होंने ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ा। उनको मालूम था कि ईवीएम ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो हार थी।
तो उन्होंने अपने मतदाताओं को कि उनमें कहीं निराशा नहीं पनप जाए, तो उनको सहानुभूति देने के लिए कहा कि नहीं, आप सब लोगों ने तो मुझे वोट दिया, लेकिन ये गलती ईवीएम की है। तो कहीं ना कहीं ये मैं राजनेताओं के उस चरित्र पे कह रहा हूँ कि वो यदि उनके पक्ष में नतीजे नहीं आए, एग्जैक्टली तो वही मैं कह उनके पास जवाब है। मेरी बड़ी सिंपैथी रहती है ईवीएम के प्रति। ईवीएम का भी मुझे भला सोचना पड़ता है कि ईवीएम का क्या होगा। चलिए मैं हमारे चुनाव आयुक्त जो है भारत के, वो भी हमको लेकर के बड़े परेशान है कि शेर लिख रहे हैं वो कि जैसे सारा इस पे डाल देते हैं बेचारे पे। चलिए प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रमोद जी, एक चीज अभी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद में, क्योंकि देखिए हर चुनाव में मुद्दा थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है। अभी संविधान और आरक्षण तो कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन नया मुद्दा और आ रहा है और अरविंद केजरीवाल ने उसको और धार देना शुरू कर दिया। तो इंडिया गठबंधन के मेंबर के रूप में, और उन्होंने कहा भी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, हम सब लोग मिल करके और चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि ये रिमेनिंग जो 3 चरण जो होंगे, इन फेजेज में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो दिल्ली बैठते हैं और देखिए दिल्ली से चली हुई खबरें बहुत चलती हैं। दिल्ली के नगर निगम का चुनाव, आपको ध्यान होगा कि अखबारों के फ्रंट पेज पे छपता है। वैसे नगर निगम जयपुर में भी है और भी दूसरे, चंडीगढ़ का चलिए जिक्र इस वजह से है कि वहां जो वीडियो आ गया सामने, अदरवाइज तो नहीं आता। दिल्ली में जो कुछ होता है वो पूरे देश में चलता है। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसी जगह बैठ करके एक इंडिया गठबंधन के मजे हुए स्पोक्स पर्सन की तरह भूमिका अदा करेंगे अभी बचे हुए 3 चरण में। देखो योगेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल मोदी के मुकाबले में 0 है। अगर मोदी से कोई टक्कर ले सकता है तो राहुल गांधी है। मुझको ऐसा लगता है कि ये गेम प्लान है कि राहुल गांधी 2 चरण के बाद बड़े उत्साह में आए एकदम से, कि राहुल 2 चुनाव के बाद जब देखा कि स्थिति बदल रही है, इंदिरा गठबंधन की तरफ आ रही है, तो भाग के रायबरेली भी पहुंचे, वहां लड़ने का मना किया, वो भी करा। उनका 10-20% योगदान राहुल गांधी का है ही। अब ये केजरीवाल को बीच में जो ठूंस के, और केजरीवाल एकदम से हाइप में आके राहुल गांधी को मीडिया ने एकदम डाउन कर दिया। आप देखेंगे कि राहुल गांधी के बयान बहुत कम हो गए हैं और केजरीवाल के बयान बहुत ज्यादा हो गए हैं एकदम से, क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी में केजरीवाल कि उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ के अपनी 10 गारंटी, गठबंधन के अलावा 10 गारंटियां अपनी जारी कर दी। ये बोलते हैं मेरी गारंटी है। तो इससे क्या चले, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा प्रमोद जी, समय हो चुका है। तो चलिए, चुनाव में हर तरफ हर दिन एक नई रंगत दिखाई देती है, वो जैसे जैसे आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।